नमस्कार, मैं सुमित कल्ला, एसएससी रोलर बियरिंग कैरेज वर्कशॉप जोधपुर। आज हम इस वीडियो में मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन ऑफ सीटीआरबी फॉर एलएचबी कोचेस के बारे में जानकारी लेंगे। बियरिंग विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे रोलर बियरिंग, बॉल बियरिंग, प्लेन बियरिंग। हम बात करते हैं रेलवे में यूज होने वाली सीटीआरबी बियरिंग। अब हम बात करते हैं इसके विभिन्न पार्ट्स की, जैसे ये है कैप स्क्रू या एंड स्क्रू, लॉकिंग प्लेट, एंड कैप, सील बियरिंग, ग्रीस सील, कोन असेंबली, स्पेसर रिंग व कप। कोन असेंबली में केज, कोन और रोलर होते हैं। यह सीटीआरबी एक सेल्फ कंटेन्ड, प्री असेंबल्ड, प्री एडजस्टेड, प्री लुब्रिकेटेड बियरिंग यूनिट होती है। अब हम देख रहे हैं कि बोगी की एक साइड में एक अर्थिंग इक्विपमेंट, एक तरफ डमी साइड या विदाउट सेंसर कह सकते हैं, और बाकी की दो साइड में फोनिक व्हील का अरेंजमेंट होता है। ये प्रत्येक बोगी का अरेंजमेंट होता है, इसी तरह दूसरी बोगी में भी सिमिलर अरेंजमेंट होता है। सबसे पहले हम लोग एलएचबी व्हील के माउंटेड एंड प्ले को चेक करेंगे। इसकी रेंज 0.025 से 0.5 mm के अंदर होना चाहिए ये माउंटेड एंड प्ले। इसके बाद हम लोग प्लग नो गो गेज की सहायता से एंड स्क्रू को चेक करेंगे, जिसमें गो वाला भाग एक्सेल एंड होल में जाना चाहिए व नो गो वाला भाग एक्सेल एंड होल में नहीं जाना चाहिए। यह चेक करने के पश्चात ही हम आगे की असेंबली शुरू करेंगे। जैसा कि इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि नो गो वाला भाग नहीं जा रहा है। एक्सेल एंड होल के सभी होल को हम लोग पूर्ण रूप से जांच करेंगे, किसी प्रकार की कोई डिफेक्ट ना हो, यह हम लोग सुनिश्चित करेंगे। अब हम लोग सिक्योरिटी डिस्क फिटमेंट की बात करेंगे, जिसमें हम लोग M8 प्लग गेज की सहायता से इसके होल को चेक करेंगे। इसमें भी हम प्लग गो नो गो गेज को कार्य में लेंगे। यह प्रत्येक सिक्योरिटी डिस्क को चेक करने के लिए आवश्यक है। तत्पश्चात ही हम सिक्योरिटी डिस्क को कार्य में लें। अब हमने सिक्योरिटी डिस्क को एक्सेल एंड पे लगाया है, और इसको लगाने के लिए हम लोग लॉकिंग प्लेट की सहायता से M20x60 की बोल्ट लगाएंगे। यह ध्यान रहे कि लॉकिंग प्लेट रीयूज ना करें, एक बार यूज करने के बाद उसको हमें यूज नहीं करना है। अब हम M20x60 बोल्ट को काम में लेंगे। यह बोल्ट LPS, अनब्रेको या TVS मेक के होने चाहिए तथा इनकी प्रॉपर्टी क्लास 8.8 होनी चाहिए। इन बोल्ट को हम लोग स्पैनर या रैचेट की सहायता से टाइट करेंगे। तत्पश्चात हम लोग टॉर्क रेंच की सहायता से इसको 200 Nm टॉर्क देंगे। टॉर्क रेंच को कार्य में लेने से पूर्व हम लोग ये सुनिश्चित करें कि हमारा टॉर्क रेंच कैलिब्रेटेड हो व टॉर्क रेंच सही तरह से सेट हो।
जैसे इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि हम लोग टॉर्क रेंच को 200 Nm पर सेट कर रहे हैं। हमारा टॉर्क रेंच 200 Nm पर सेट हो गया है, लेकिन इसको काम में लेने से पूर्व हम लोग टॉर्क टेस्टर पे इसको कैलिब्रेट करेंगे। हमारे पास एक टॉर्क टेस्टर उपलब्ध है जिससे हम टॉर्क रेंच को कैलिब्रेट करेंगे, और ये कैलिब्रेशन हमने इस टॉर्क टेस्टर की सहायता से किया है। अब हम M20x60 के स्क्रू को 200 न्यूटन मीटर के टॉर्क पर टाइट करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि टॉर्क रेंच की सहायता से एंड स्क्रू 20x60 200 न्यूटन मीटर पर टाइट किए जा रहे हैं। हमें एक बार फिर से ध्यान देना होगा कि ये स्क्रू प्रॉपर्टी क्लास 8.8 और मेक LPS, TVS व अनब्रेको के ही होने चाहिए। अन्य कोई स्क्रू अगर हमें प्राप्त हुए तो हमें उसे निकाल कर स्क्रू को बदलना चाहिए। टॉर्क लगाने के बाद हमारे पास एक वायरलेस टॉर्क मेजरमेंट सिस्टम उपलब्ध है जो कि कंप्यूटराइज्ड है। इस सिस्टम के माध्यम से हम लोग ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो टॉर्क हमने लगाया है वह सही है या नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर उपलब्ध है जिसमें हम लोग ऑपरेटर का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, व्हील का नंबर सेलेक्ट करके, और ये ट्रांसमीटर के थ्रू हम टॉर्क वैल्यू चेक कर सकते हैं। हमने जैसे इसको टॉर्क मेजरमेंट सिस्टम को बोल्ट पे लगाया और धीरे धीरे ट्विस्ट किया तो इसने रीडिंग बता दी है 203, यानी 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क हमारे इसमें लग चुका है और वह सही है, और यह रीडिंग कंप्यूटर में सेव कर ली गई है। लॉकिंग प्लेट को हथौड़ी चैनी की सहायता से स्क्रू की तरफ मोड़ें। हमें यह सुनिश्चित करना है कि लॉकिंग प्लेट सही तरीके से बेंड हो गई है। इसके बाद हम लोग परमानेंट मार्कर या परमानेंट कलर की सहायता से स्क्रू व लॉकिंग प्लेट की सीध में एक निशान लगाएंगे तीनों स्क्रू पे, जिससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह स्क्रू प्रॉपर टॉर्क के साथ टाइट करके लॉक कर दिया गया है। तथा सर्विस के दौरान अगर इसमें निशान में डिफरेंस हो तो यह बताएगा कि स्क्रू का मूवमेंट हुआ है। इसके पश्चात हम लोग फोनिक व्हील को माउंट करेंगे। फोनिक व्हील को गहन परीक्षण के बाद हम लोग माउंट करेंगे। हमें चेक करना होगा कि इसके तीत सही प्रकार से हैं। फोनिक व्हील को लगाने के लिए हमें स्प्रिंग वाशर काम में लेने होंगे जो कि IS 3063 टाइप B के होंगे, और M8x35 के स्क्रू होंगे जो कि अनब्रेको, TVS, LPS में के होने चाहिए तथा इनकी प्रॉपर्टी क्लास 10.9 ही होनी चाहिए। इन स्क्रू को टाइट करने के लिए हम थ्रेड लॉकनर लॉकटाइट 243 का इस्तेमाल करेंगे। यह सुनिश्चित किया जाए कि स्क्रू लगाने से पूर्व हम थ्रेड लॉक या थ्रेड टाइटनर का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिससे स्क्रू का मूवमेंट नहीं होगा एवं स्क्रू लॉक हो जाएगा। एक बार हमें फिर से ज्ञात होना होगा कि स्क्रू LPS, TVS या अनब्रेको में ही होना चाहिए तथा प्रॉपर्टी क्लास 10.9 होनी चाहिए। इन स्क्रू में हेक्सागोनल स्क्रू ही होने चाहिए। कभी कभी हमें एलन की हेड स्क्रू भी प्राप्त होते हैं जो कि हमें काम में नहीं लेने, उन्हें तुरंत हटाकर नए लगाने। अब हम स्क्रू को रैचेट की सहायता से धीरे धीरे टाइट करेंगे। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि स्क्रू को बिल्कुल धीरे धीरे टाइट करें, जोर न लगाएं, ज़्यादा टॉर्क न दें क्योंकि ये टूटने की संभावना बनी रहती है।
अब हमारे पास एक छोटा टॉर्क रेंच जो 5 से 35 Nm रेंज का है, उसकी सहायता से हम इन स्क्रू को 21 Nm का टॉर्क देंगे। यह हमें सुनिश्चित करना है कि प्रॉपर टॉर्किंग दी जाए, यानी 21 Nm का टॉर्क ही दिया जाए। जैसा कि हम वीडियो में देखें कि टॉर्क रेंच हमारा 21 न्यूटन मीटर पर सेट कर लिया गया है और अब इसको बारी बारी से तीनों स्क्रू को टॉर्क दिया जा रहा है। जैसा कि हमने देखा कि तीनों स्क्रू 21 न्यूटन मीटर पर टॉर्क हो चुके हैं। इसमें भी हमें वही दोहराना होगा, परमानेंट मार्कर की सहायता से फोनिक व्हील व स्क्रू की सीध में निशान लगाना होगा, जिससे कि ये सुनिश्चित है कि इसमें प्रॉपर टॉर्क लगाने के पश्चात इसको लॉक कर दिया गया है। फोनिक व्हील जैसे लगाने के पश्चात हमें उसी प्रकार से अर्थिंग इक्विपमेंट लगाना होगा। इसमें 8x25 स्क्रू का इस्तेमाल किया जाएगा। अनब्रेको, LPS व TVS ब्रांड ही होना चाहिए। प्रॉपर्टी क्लास इसकी भी 10.9 ही होगी। यह हमें सुनिश्चित करना है कि इसके कार्बन बुश व इसकी स्प्रिंग सही प्रकार से कार्य कर रही है तथा कार्बन बुश 8 mm से ज़्यादा घिसाव नहीं होना चाहिए। अगली बात हम करेंगे स्टोरेज और हैंडलिंग ऑफ CTRB माउंटेड व्हील्स। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है वर्कशॉप के लिए, जहाँ पर व्हील्स की हैंडलिंग किस प्रकार करनी है। जैसा कि हम इस फिगर में देखते हैं कि प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए व्हील को रखने वक्त, एक ही लाइन में हो, एक ही ट्रैक पे हो, स्टैगरिंग उनकी सही प्रकार से होनी चाहिए। ये फिगर हमें दिखा रहा है कि किस प्रकार रॉन्ग स्टैगर्ड किया हुआ है। इसमें बियरिंग डैमेज होने की चांसेस बनी रहती है और हम लोग जगह नहीं होने की वजह से या कम जगह होने की वजह से हम लोग इस प्रकार व्हील को रख देते हैं। स्पेस कंस्ट्रेंट की वजह से कभी हमें व्हील इस प्रकार रखना भी पड़े तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्हील फ्लैंज और बियरिंग के बीच एक निर्धारित गैप बना रहे। व्हील को लिफ्ट करते समय चेन को कभी भी बियरिंग की तरफ ना लगाएं। ऐसा करने से ग्रीस सील डैमेज हो सकती है, जो आगे एंड रूट फेलियर को बढ़ावा दे सकती है। व्हील को हमेशा अंदर की तरफ से लिफ्ट करें। व्हील को लिफ्ट करते समय नायलॉन स्लिंग या पिक्चर में दर्शाया गया जे ब्रैकेट का ही प्रयोग करें। व्हील को इस प्रकार कभी नहीं रखें, इससे बेयरिंग डैमेज हो सकती है। CTRB लगे हुए व्हील को शेड में खुले वातावरण में बिना बेयरिंग ढके नहीं रखें। CTRB माउंट किए हुए व्हील काम न आने पर बेयरिंग को कवर कर रखें, जिससे बेयरिंग खराब ना हो। लूज CTRB को एक के ऊपर एक नहीं रखें तथा इसके पार्ट्स को अलग नहीं करें। LHB कोचों का एंड्रू डिटैचमेंट एक गंभीर चिंता का विषय है। वर्तमान वर्ष में 2020-21 में कुल 9 केस CTRB एक्सेल बॉक्स कंपोनेंट फेलियर LHB कोचेज़ में हुए हैं। इन सभी फेलियर्स में पहला फेलियर है फास्टनर्स, जो कि नॉन स्टैंडर्ड फास्टनर्स होना तथा इम्प्रॉपर टॉर्किंग करना। दूसरा फेलियर का कारण है व्हील शेलिंग। हमें ये ध्यान रखना होगा कि व्हील शेलिंग में शेलिंग मार्क्स 1.5 mm से गहरा ना हो व 40 mm से लंबा ना हो। ऐसा होने पर व्हील को तुरंत डिटैच करें। एक कारण है इम्प्रॉपर हैंडलिंग। हैंडलिंग के दौरान एक से ज़्यादा व्हील हैंडल नहीं करना चाहिए। व्हील्स को हमेशा निर्धारित टैकल से ही लिफ्ट करें। OEM के अनुसार
स्टैंड स्टिल कोचेस में कोरोजन डेवलप हो सकता है। इस संबंध में RDSO ने ये निर्देश जारी किए कि डिपो स्तर पर सभी स्टैंड स्टिल कोचेस को 50-100 मीटर आगे पीछे करें तथा वर्कशॉप लेवल पर लूज व्हील सेट पर लगी CTRB को महीने में एक बार 15 से 20 बार रोटेट जरूर करें। OEM SKF के अनुसार ग्रीस लीकेज की जांच विजुअल जजमेंट या वेट लॉस मेथड से करें। वेट लॉस मेथड में अगर ग्रीस की मात्रा 30 ग्राम से अधिक हो तो बेयरिंग को डिसमाउंट करें। मैं उम्मीद करता हूँ CTRB मेंटेनेंस पर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके विचार व सुझाव आमंत्रित हैं। थैंक यू।